Good morning, students. Myself Satish Kalda welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और बच्चे आज हम लेके आए हैं क्लास 10th पार्ट नंबर 4 कार्बन रोस की यौगिक। और आज के हमारे टॉपिक है एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल, उनके भौतिक और रासायनिक गुण और साथ में साबुन और अपमार्जक। तो सबसे पहले यदि हम बात करके चलते हैं एथेनॉल के बारे में। क्या है एथेनॉल? एथेनॉल क्या है यदि हम बात करके चलें एथेनॉल के बारे में कि एथेनॉल है क्या हमारे पास। एथेनॉल 3 वर्ड से बना है, एथ, एन और ओल। एथ का मतलब 2 कार्बन परमाणु, एन का मतलब दोनों कार्बन परमाणु के बीच एक अलाबंध और ओल का मतलब OH प्रकार समूह। तो एथेनॉल है क्या? ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें 2 कार्बन परमाणु हैं, दोनों कार्बन परमाणु के बीच एक अलाबंध है और साथ साथ एक OH प्रकारात्मक समूह लगा है। अब हम जानते हैं कार्बन की संयोजकता 4 है। इस समय इस कार्बन परमाणु ने एक आबंध बनाया है, तो बाकी क्या रहेंगे? 3 आबंध। तो यहां 3 क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा एक आबंध से जुड़ते हैं। अब इस कार्बन ने इस समय 2 आबंध बना रखे हैं, तो बैलेंस क्या रहेंगे? 2। तो यहां 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या है हमारे पास? एथेनॉल की हमारे पास संरचना। क्लियर? आप देख सकते हैं ये है एथेनॉल की संरचना। इस तरह से एथेनॉल की संरचना निकल के आई है। अब यदि हम यहां पर इनकी आणविक सूत्र लिखने की बात करें तो आप देख सकते हैं इस C के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH3। इस C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH2 और ये OH। तो ये CH3 CH2 OH और इकट्ठा मिलाएं, कार्बन के कुल कितने परमाणु हैं? 2। तो C2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5, H5 और साथ में OH। तो ये क्या है? C2H5OH। किसका आणविक सूत्र है? एथेनॉल का। किसका आणविक सूत्र है? एथेनॉल का। अब हम देखते हैं आगे इसके एथेनॉल के भौतिक गुण। फर्स्ट भौतिक गुण है यह कक्षा के तापमान पर एक वाष्पशील द्रव अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, वाष्पशील द्रव, वाष्पशील का मतलब क्या है? यह आसानी से वाष्पीकृत हो सकता है। नेक्स्ट, इसका कप्नांक 351 केल्विन है कि 351 केल्विन तापमान पर यह यह क्या है? वाष्प में बदल जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास यह एक रंगहीन गंधयुक्त द्रव है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता और इसमें स्मेल होती है। इसका स्वाद जलने वाला होता है। नेक्स्ट है यह एक अच्छा विलायक है। विलायक का मतलब इसमें किसी दूसरे द्रव पदार्थ को घोला जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक आदि में किया जाता है। कि टिंचर आयोडीन क्या है? कई बार चोट लग जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं बैंडेज करवाने के लिए, पट्टी वगैरह करवाने के लिए, तो उस समय को विशेष तरह का सोल्यूशन लगाते हैं जिसे क्या बोलते हैं? टिंचर आयोडीन। तो टिंचर आयोडीन में इसका प्रयोग होता है। और कफ सिरप, खांसी के लिए जो सिरप होते हैं उनमें इसका प्रयोग होता है। और टॉनिक में, यानी कि बच्चों को शक्ति के लिए जो टॉनिक दिए जाते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। यह जल में घुलनशील है। यह एक उदासीन प्रकृति का द्रव है। उदासीन का मतलब क्या है? यह नीले लिटमस को लाल करता है। सॉरी, ना ये नीले लिटमस पर कोई असर डालेगा, ना ही ये लाल लिटमस पर कोई असर डालता। अब बात आती है हमारे पास यहां पर एथेनॉल की रासायनिक गुण। अब क्या है एथेनॉल के रासायनिक गुण? यदि हम देखें, सबसे पहला है सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया। एथेनॉल जो है इसका रासायनिक सूत्र हमारे पास है CH3CH2OH। क्या है रासायनिक सूत्र?
CH3 CH2OH। जिस समय सोडियम धातु साथ अभिक्रिया करेगा तो उस समय क्या होगा, एथनॉल में से हाइड्रोजन तत्व के परमाणु बाहर चले जाएंगे और वहां कौन आ जाएगा, सोडियम तत्व के परमाणु। तो यहां क्या बनेगा, CH3 CH2O, H की जगह क्या आएगा, Na। लेकिन जब H बाहर निकला तो H किस रूप में बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो जब हम इसे संतुलित करते हैं, 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु H's। तो CH3 CH2O Na, इसे क्या बोलते हैं, CH3 CH2 को बोलते हैं इथाइल, Na को बोलते हैं सोडियम, O को ऑक्साइड। इथाइल और ऑक्साइड मिलकर बनेगा एथोक्साइड और साथ में है सोडियम, तो इसका पूरा नाम क्या होगा, सोडियम एथोक्साइड। क्या बोलते हैं इसे, सोडियम एथोक्साइड। तो आप यहां देखिएगा CH3 CH2OH, इसे क्या बोल रहे हैं, एथनॉल। सोडियम धातु से अभिक्रिया हुई तो इसने क्या बनाया है, CH3 CH2ONA, सोडियम एथोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो जब एथनॉल सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो यह सोडियम एथोक्साइड नाम का लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण अभिक्रिया। अब क्या होती है निर्जलीकरण अभिक्रिया, यदि हम बात करके चलें निर्जलीकरण अभिक्रिया की, नाम से पता चल रहा है निर्जलीकरण का मतलब क्या है, जल के अणु का बाहर निकलना। यानी कि एथनॉल में से हम जल का एक अणु बाहर निकालेंगे और वो कैसे होगा, जरा देखिएगा। एथनॉल को 443 केल्विन तापमान पर अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथनॉल का निर्जलीकरण हो जाता है। मैंने एथनॉल का एक अणु लिया, उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करना है। कितने तापमान पर करना है, 443 केल्विन। कितने तापमान पर करना है, 443 केल्विन। तो आप यहां देखेंगे हमारे पास 443 केल्विन पे जब हमने इसे गर्म किया तो उस समय में हमारे पास क्या होगा, एथनॉल से क्या बन जाएगा, जल के अणु का त्याग होगा, H2O बाहर निकलेगा और साथ में क्या बनेगा, एथीन। क्या बनेगा, एथीन। इसे इथाइलिन भी बोलते हैं। अब देखिएगा कैसे होता है। यहां ये है हमारे पास CH3 CH2OH। जब हमने इसे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया तो इसमें से जल का अणु बाहर निकला है। जल कैसे निकलेगा, यहां से H, ये वाला OH, दोनों मिल जाएंगे। H और OH मिलके क्या बनता है, जल। क्या बनता है हमारे पास, जल। तो इस तरह से क्या होगा, हमारे पास जल का एक अणु बाहर निकलेगा, ठीक है, और जल का एक अणु बाहर निकलेगा तो ये क्या बचेगा, CH2। ये क्या बचेगा, CH2, और यहां एकल आबंध की बजाय क्या रहेगा, द्विआबंध। तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। अब दो कार्बन है इसलिए क्या होगा, एथ। लेकिन दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बंध है, द्विआबंध, तो इसलिए क्या होगा, इन। तो क्या बन जाएगा, एथीन। क्या बन जाएगा, एथीन। सो एथनॉल को 443 केल्विन पर जब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया है तो इसमें से जल का एक अणु बाहर निकला है और उसकी वजह से क्या हुआ है, एथीन का निर्माण हुआ है। अब आगे देखिएगा, इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है। निर्जली कारक क्या होता है, जो जल के अणु को बाहर निकालने में प्रयोग होगा। अब हम पढ़ेंगे सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का प्रभाव। एथनॉल जो है हम जानते हैं इसमें OH प्रकार समूह है, इसका मतलब ये अल्कोहल कैटेगरी से है, अल्कोहल परिवार से है। तो सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव है, देखिएगा। जब अधिक मात्रा में एथनॉल का सेवन होता है तो इससे उपापचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है। यानी कि मनुष्य यदि अल्कोहल का प्रयोग अधिक मात्रा में करे तो उससे क्या है, उसकी शरीर की प्रक्रियाएं जो है वो धीमी पड़ जाएंगी तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है, यानी कि मस्तिष्क पर असर पड़ता है। इसके कारण समन्वय की कमी, समन्वय क्या होता है, बैलेंस, व्यक्ति का संतुलन नहीं रहता, मानसिक दुविधा, उसे पता ही नहीं चलता कि उसके चारों तरफ क्या हो रहा है,
उनिंदापन, उसे नींद चढ़ जाती है। एवं भाव शून्यता मीन इमोशनलेस हो जाता है, उसे अपने आसपास दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, उसके बारे में बिल्कुल भी आभास नहीं होता। नंबर 2, एथनॉल के विपरीत मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने से मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति एथनॉल की बजाय यदि थोड़ा सा मेथनॉल ले ले, अब मेथनॉल क्या है हमारे पास, देखिएगा मेथनॉल कैसे बना है, मैथ का मतलब एक कार्बन, एन का मतलब एक काला बंद और साथ में ओल है OH। ठीक है, यदि पूरा करेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र क्या बनेगा, CH3OH। याद रखिएगा एथनॉल का है C2H5OH और मेथनॉल का है CH3OH। तो एथनॉल के विपरीत यदि मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी ले ली जाए तो उससे मृत्यु हो सकती है और इसके प्रयोग से व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। अल्कोहल की पहचान करने के लिए उसमें एक रंजक मिलाकर उसका रंग नीला बना दिया जाता है। रंजक क्या है कि उसमें कलर डालने के लिए कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया जाता है ताकि इसकी पहचान की जा सके। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में अल्कोहल का प्रयोग, ईंधन के रूप में कैसे प्रयोग होता है, कुछ देशों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है कि अल्कोहल के अंदर पेट्रोल को मिक्स कर देंगे तो उससे क्या बन जाएगा, एक स्वच्छ ईंधन के रूप में होगा। ठीक, अब हमारे पास अगला जो हमारे पास कार्बनिक यौगिक है वो है एथनोइक अम्ल। देखिएगा बेटा, एथनोइक अम्ल, अब क्या है एथनोइक अम्ल, यदि हम इसका बात करें, एथेनोइक अम्ल, यदि हम इसे टुकड़ों में करें, एथ प्लस एन प्लस ओइक। एथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब एक अला बंध और ओई का मतलब COOH। तो इस कार्बन का मैंने क्या बना दिया, C डबल बॉन्ड OH। अब हमें उसी तरह से कार्बन की संयोजकता पूरी करनी है। इस समय इस कार्बन परमाणु ने एक कार्बन बनाया है तो बैलेंस क्या आएंगे, 3 हाइड्रोजन। और इस कार्बन के देखिए 1 2 3 और 1 4, चारों बंध पूरे हैं, संयोजकता पूरी है, यानी कि यहां कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब यदि मैं इसका सूत्र बनाए सामान्य, ये तो होगी संरचना, क्या है ये, संरचना। अब यदि हम इसका रासायनिक सूत्र बनाए तो आप देखिएगा आणविक सूत्र, इस C के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ये क्या होगा, CH3, और इसे इकट्ठा करें COOH। इसे क्या बोलते हैं, एथनोइक अम्ल। और एथनोइक अम्ल का एक दूसरा नाम है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, एसिटिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसे, एसिटिक अम्ल। आप जरा देखिएगा, एथनॉल को हम एक और सामान्य नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा सामान्य नाम क्या है हमारे पास, सिरका। क्या है ये, सिरका। अब पढ़ेंगे हम इसके भौतिक गुण, एथनोइक अम्ल के भौतिक गुण। सबसे पहले यह एक रंगहीन द्रव है तथा स्वाद में खट्टा होता है। दूसरी बात, एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। जब हम इसे पानी में मिलाते हैं तो इसका 3 से 4% विलयन, उसे क्या बोलते हैं, सिरका। और उसे अचार में परिरक्षक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। परिरक्षक क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। क्या बोलते हैं इसे, फूड प्रिजर्वेटिव। तो यह खाने की चीजों को लंबे समय तक रखने के लिए प्रयोग किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। शुद्ध एथनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन है। यदि हम शुद्ध अल्कोहल का देखें तो इसका गलनांक कितना है, 290 केल्विन। यानी कि यदि ये ठोस अवस्था में है तो इसको 290 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा, तथा इसका क्वथनांक 391 केल्विन है। यह ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाता है। ठंडे प्रदेशों में ठंड पड़ती है जब, तो उस समय
ये लिक्विड अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में होता है, लेकिन ये द्रव के रूप में जमकर ये ठोस अवस्था बदल जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। यह खनिज अम्लों के विपरीत एक दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल का मतलब क्या हो गया कि ये इसके अंदर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। अब बात आती है हमारे पास रासायनिक गुणधर्म किसके, एथेनोइक अम्ल के। सबसे पहली अभिक्रिया है एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब क्या होती है एस्टरीकरण अभिक्रिया, ध्यान से देखिएगा। एस्टरीकरण अभिक्रिया हमने क्या करना है, एक लेना है एथेनोइक अम्ल का अणु CH3COH। एस्टरीकरण अभिक्रिया में एथेनोइक अम्ल का अणु एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करेगा। एथेनॉल क्या है, अभी आपने पढ़ा, CH3CH2OH। जब इनकी आपस में अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में हो रही है। आप देखिएगा अम्ल की उपस्थिति में कैसे अभिक्रिया है। इस तरह से एक तीर का निशान ऐसे हाफ एरो लगाना है एक तरफ में, और ऐसे ही क्या होगा उससे बाद एथेनोइक अम्ल के अणु में से ये हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकला, और अल्कोहल में से क्या निकल गया है हमारे पास OH। इस तरह से हमारे पास ये H और OH मिल जाएगा, और ये क्या बनाएगा, जल, जल का अणु बाहर। अब होगा क्या, ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहां से ये उल्टा जुड़ेगा, ये चीज, ये वाला कार्बन जाके इस O के साथ जुड़ेगा, और उल्टा लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे CH2, उसके बाद क्या लिखेंगे CH3। तो ये क्या बनेगा CH3COO CH2CH3, जिसके अंदर COO इस तरह का प्रकारात्मक समूह पाया जाए और दोनों तरफ अल्काइल पार्ट हो, यानी कि CH3 इथाइल या मिथाइल ऐसे हों, तो इन्हें क्या बोलते हैं, एस्टर। क्या बोलते हैं इन्हें, एस्टर। और इसका नाम क्या है हमारे पास, इथाइल एसीटेट। ये क्या है, एस्टर है। क्या है ये, एस्टर। सो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल ने अल्कोहल के साथ अभिक्रिया की तो उस समय अम्ल की उपस्थिति में जल का एक अणु बाहर निकलता है, और परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रकार का पदार्थ बनता है जिसे क्या बोलते हैं, एस्टर। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो देखिएगा बेटा, एस्टरीकरण अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करता है, CH3CH2 के साथ अभिक्रिया करता है, और इससे एस्टर का निर्माण करते हैं। एस्टर में प्राय मीठे फलों जैसी गंध पाई जाती है। जैसे हमारे पास फलों की सुगंध होती है मीठे फलों की, वैसी ही एस्टर में सुगंध होगी। यह है CH3COH एथेनोइक अम्ल, आप देख सकते हैं। यह हमारे पास क्या है, एथेनोइक अम्ल है। किसके साथ अभिक्रिया की है, एथेनॉल के साथ। यहां से H पार्ट, यहां से ये OH, दोनों मिलके, इन्होंने मिलके क्या बना दिया, जल। अब बचा क्या है यहाँ, CH3COO, और इधर क्या हो गया CH2CH3, ये आपस में जुड़ के CH3CO, और उल्टा ये CH2 ऐसे जुड़ा, फिर बाद में CH3। तो इसे क्या बोलते हैं, इथाइल एसीटेट या एस्टर। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे, एस्टरीकरण अभिक्रिया। अब हम करेंगे अब इस एस्टर के बारे में बात करते हैं। यह एस्टर जो हमारे पास ये एस्टर बना है, यह एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक क्षारक है, उसके साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। कैसे, अब जरा देखिएगा। एस्टर का सूत्र भी क्या आया था, CH3 क्या था, CH3
COO CH2CH3 किसके साथ अभिक्रिया की? NaOH क्षारक के साथ अभिक्रिया की। तो होगा क्या? यह एस्टर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा और उसके फलस्वरूप क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा और साथ में कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण। होगा क्या? यहां से इनके बीच का बंध टूट जाएगा, O और CH के बीच, CH2 के बीच का यह बंध टूटेगा। ये CH3 CH2 पार्ट जो है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में से OH के साथ मिलेगा और ये क्या बनाएगा? CH3 CH2OH। और जो ये Na पार्ट है, सोडियम वाला पार्ट है, ये कहां जाएगा? इस O के पास और ऐसे जुड़ेगा CH3COO और लास्ट में क्या आएगा? Na। तो क्या बन गया हमारे पास? CH3COO Na। तो यदि यहां Na की बजाय H होता तो CH3COH क्या था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब H की सोडियम आ गया है तो ये क्या हो गया? सोडियम लवण। क्या बन गया है? सोडियम लवण किसका? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो ये क्या है? हमारे पास एथेनोइक अम्ल का सोडियम लवण बना है। क्लियर? और इसको एक दूसरा नाम और भी बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बना है? सोडियम एसीटेट। और इस अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं कि जिसमें एस्टर क्षारक के साथ अभिक्रिया करे और एक अल्कोहल बने और साथ में क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बने। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? साबुनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट देखेंगे अब अगला बहुत रासायनिक गुण जो है हमारे पास एथेनोइक अम्ल का। नेक्स्ट रासायनिक गुण क्षारक के साथ अभिक्रिया। आप देखिएगा क्षारक के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। हम जानते हैं एथेनोइक अम्ल है, ये कैसा है? एक अम्ल है, लेकिन ये किस तरह का अम्ल है? दुर्बल अम्ल। खनिज अम्ल प्रबल अम्ल है, जैसे H2SO4 HNO3 HCl, वो सभी प्रबल अम्ल है। और कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे हैं? दुर्बल अम्ल है। क्यों ये दुर्बल अम्ल है? क्योंकि इनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होती है। लेकिन आपने पाठ्यक्रम में पढ़ा भी है उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में कि जब भी कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी क्या है? अम्लों की भांति उदासीनीकरण अभिक्रिया का प्रदर्शन करेंगे, उसे प्रदर्शित करेंगे। कैसे होगा? अब जरा देखिएगा। हमने लिया CH3COH, ये क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। जब इस क्षारक के साथ अभिक्रिया किया तो अल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल ने H पार्ट दिया, हाइड्रोजन आयन दिया। क्षारक ने कौन सा दिया? OH। ये H और OH दोनों मिलेंगे, ये क्या बनाएंगे? जल। और ये Na पार्ट जाके यहां जुड़ जाएगा जहां से H बाहर निकल रहा है। तो ये क्या बनेगा है? CH3COONA। अभी मैंने आपको बताया भी था इसका नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। और ये क्या है? एक लवण है। क्या है? एक लवण है। तो आपने देखा अम्ल ने किसके साथ अभिक्रिया की? क्षारक के साथ। क्या बना है? लवण। और ये साथ में क्या बना है हमारे पास? जल। तो लवण और जल का निर्माण हुआ है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब जरा यहां देखिएगा आप उदासीनीकरण अभिक्रिया को, आपके सामने है। यहां हमने क्या लिया है? ये एथेनोइक अम्ल है जिसे एस्टिक अम्ल बोला है। किसके साथ अभिक्रिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, क्षारक के साथ। यहां से क्या पार्ट निकला है? H, यहां से OH। दोनों आपस में मिले हैं, H और OH दोनों आपस में मिले और इन्होंने मिलके क्या बना दिया है? CH3CONA। H और OH मिलके इन्होंने क्या बनाया हमारे पास? जल, H2O। और ये O के पास कौन चला गया है? Na। तो ये क्या हो गया है? CH3CONA। इसे क्या बोलते हैं? इथाइल एसीटेट या सोडियम एसीटेट। सॉरी, इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक। अब अगले भी क्रिया है हमारे पास धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब किस प्रकार से धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एथेनोइक अम्ल अभिक्रिया करेगा? सबसे पहले हम ले रहे हैं, ये है एथेनोइक अम्ल।
धातु कार्बोनेट पे हमने क्या लिया है, Na2CO3। जब इसके साथ अभिक्रिया होगी H हाइड्रोजन के परमाणु जाएंगे, आएगा कौन, सोडियम के परमाणु, मिलके क्या बनेगा CH3CONA। और ये हमारे पास जो हाइड्रोजन निकलेगा ये बैलेंस करेंगे, संतुलित करेंगे तो ऐसे होगा, दो हाइड्रोजन परमाणु निकले, इन्होंने एक ऑक्सीजन यहां से ले लिया, इन्होंने मिलकर क्या ना H2O और CO2। तो एथनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो इसने क्या बनाया है, सोडियम एसीटेट लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह रासायनिक अभिक्रिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी हमारे पास खनिज अम्ल प्रदर्शित करते हैं। और जिस समय एथेनोइक अम्ल ने हमारे पास देख रहे हैं अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया की, तो आप देखिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है CH3COH, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है NaHCO3 के साथ, बिल्कुल सेम वैसे अभिक्रिया करेगा जैसे खनिज अम्ल करते हैं कि ये क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल खनिज अम्लों के भांति धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। बस याद ये रखना है कि यहां पर जो हमारे पास ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कैसे अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। किस प्रकार के अम्ल है, ये दुर्बल अम्ल है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है साबुन और अपमार्जक। साबुन क्या है, अपमार्जक क्या है, इनके बारे में तो देखिए। सबसे पहले साबुन जो है, क्या होता है साबुन, साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटाशियम लवण होते हैं। तो क्या है, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इनका सूत्र होगा RCOOH। ये R क्या है, लंबी कार्बन परमाणु की श्रृंखला। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, लंबी कार्बन परमाणु श्रृंखला वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब हमने क्या करा, यहां से इस H को हटा देंगे और इस H की बजाय हम सोडियम भी लगा सकते हैं RCONA, और सेम वे से पोटाशियम भी लगा सकते हैं RCOOK। तो ये जो है हमारे पास RCOONA या RCOOK, ये है हमारे पास साबुन। ये क्या है हमारे पास, साबुन। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटाशियम लवण होते हैं। इनका सामान्य रासायनिक सूत्र क्या है, RCOONA है, और एक उदाहरण है C17H35CONA, जिन्हें क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, सॉरी सोडियम स्टीरेट। क्या ना बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट। तो ये है हमारे पास सोडियम स्टीरेट, ये साबुन का एक उदाहरण है। यह केवल मृदु जल में ही सफाई किया करते हैं, मतलब मृदु जल में इनको सफाई क्रिया में प्रयोग किया जाता है, कठोर जल में इसका प्रयोग नहीं करते। अब मृदु जल क्या है, जिस जल के अंदर साबुन आसानी से झाग बना देता है उसे बोलते हैं मृदु जल। और कठोर जल क्या है, जिस जल में साबुन आसानी से झाग नहीं बनाता उसे क्या बोलते हैं, कठोर जल। तो साबुन जो है मृदु जल में सफाई क्रिया करते हैं, कठोर जल में ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि कठोर जल में हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं जल के अंदर, जो सफाई प्रक्रिया में बाधक है। अब हम बात करेंगे साबुन की संरचना, साबुन किस प्रकार से सफाई प्रक्रिया में हेल्प करेगा और साबुन कैसे बना है हमारे पास, सीधी बात करके चले। अब यदि हम साबुन की संरचनाओं को देखें तो हम यहां देख रहे हैं कि हमारे पास साबुन जो है इनका सामान्य रासायनिक सूत्र हमने क्या बोला है, RCONA। जब साबुन को जल में घोला जाता है तो ये दो प्रकार के आयन में टूट जाएगा, ये हिस्सा अलग हो जाएगा, Na हिस्सा अलग। और ये कैसे टूटेगा देखिएगा, RCONA कैसे टूटेगा, RCOO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, यानी कि दो प्रकार के आयन में टूट गया। एक RCO नेगेटिव, इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलेट, माइनस चार्ज है, माइनस आवेश है,
ऋणावेश, तो ये कार्बोक्सिलेट अनायन यानी कि कार्बोक्सिलेट रेनायन बनाएगा और Na पॉजिटिव सोडियम धन आयन। तो RCONA टूटा जल में घुलने पर, यह 2 आयनों में टूट गया, RCO नेगेटिव Na पॉजिटिव। अब जो ये RCO नेगेटिव आयन है जिसे कार्बोक्सिलेट अनायन बोलते हैं, कार्बोक्सिलेट रेनायन, यह जो है फर्दर जो है इसमें हमारे पास ये अल्काइल कार्बोक्सिलेट है, यह 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है। इसके अंदर 2 पार्ट्स है, पहला पार्ट है R, दूसरा पार्ट क्या है CO नेगेटिव। अब R क्या है और CO नेगेटिव क्या है जरा देखिएगा। R पार्ट क्या है यहां पर, लंबी कार्बन श्रृंखला, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था C*H35CONA, तो C*H35 ये क्या है यहां पर R, ये क्या है हमारे पास R मतलब 17 कार्बन परमाणु की एक लंबी श्रृंखला। और CO नेगेटिव क्या है हमारे पास, कार्बोक्सिलेट अनायन, क्या है ये कार्बोक्सिलेट अनायन। अब R पार्ट लंबी कार्बन श्रृंखला जो है यह हिस्सा जल विरागी है। जल विरागी का मतलब क्या हो गया, ये जल से दूर भागता है, यानी कि ये तेल और वसा की तरफ आकर्षित होता है और इसे पूंछ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जबकि कार्बोक्सिलेट ऋण अनायन वाला जो हिस्सा है यह जल रागी है, यानी कि जल की तरफ आकर्षित होगा और इसे सिर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम जो मैंने आपको यह बताया है अब समझिएगा क्या होगा। देखिएगा, जब साबुन को जल में घोला जाता है तो साबुन के अणु RCONA 2 आयनों RCO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूटते हैं। यह RCO नेगेटिव आयन 2 भागों में बटा होता है, R भाग, CO नेगेटिव भाग। R भाग के है लंबी कार्बन श्रृंखला है, यह हिस्सा जल विरागी है तथा इसे पूंछ से प्रदर्शित करते हैं। जबकि CO नेगेटिव पार्ट जो हमारे पास है, ये CO नेगेटिव पार्ट जो है यह हिस्सा जल रागी है, यह कार्बोक्सिलेट रेनायन वाला भाग है और इसे सिर से प्रदर्शित करते हैं। अब हम करेंगे मिसेल का निर्माण। अब क्या होता है मिसेल, ध्यान से समझेगा मिसेल क्या है। जब साबुन की सांद्रता कम होती है, यानी कि साबुन की मात्रा कम है, तब RCO नेगेटिव आयन जल की सतह पर इस प्रकार तैरते हैं कि इनका पूंछ वाला हिस्सा बाहर की ओर होता है तथा सिर वाला हिस्सा अंदर की ओर होता है। अब जरा मैं बताने जा रहा हूं, ये है RCO नेगेटिव आयन। R हिस्से को कैसे लिखना है, पूंछ के द्वारा, और CO नेगेटिव को कैसे लिखना है, सिर के द्वारा। मतलब ये हो गया पूंछ और ये बाद में एक ऐसे दिखा दिया सिर, ये है RCO नेगेटिव आयन। अब बात करिए जब साबुन की सांद्रता कम होती है तब RCO नेगेटिव आयन, ये पूरा क्या है, एक RCO नेगेटिव आयन है, ये पूरा क्या है हमारे पास RCO नेगेटिव आयन है। जब साबुन की सांद्रता कम होती है तब RCO नेगेटिव आयन जल की सतह पर इस प्रकार तैरते हैं कि इनका पूंछ वाला हिस्सा बाहर की ओर होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पूंछ वाला हिस्सा बाहर की तरफ है, ये जल पर तैर रहे हैं, और इनका सिर वाला हिस्सा अंदर की ओर होता है, यानी कि हेड वाले हिस्से सारे अंदर की तरफ है। कब, जब साबुन की सांद्रता कम होती है। अब हम देखेंगे कि जब साबुन की सांद्रता बढ़ती है तब क्या होगा। जब साबुन की सांद्रता एक निश्चित मात्रा से अधिक हो जाती है तो बहुत अधिक RCO नेगेटिव आयन मिलकर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं जिसे मिसेल कहा जाता है। मतलब साबुन की सांद्रता कम है तो उस समय में क्या होगा, ये जल की सतह पर तैरते रहेंगे। कौन से, RCO नेगेटिव आयन। किस तरह से तैरेंगे, पूंछ वाला हिस्सा बाहर और जल वाला सिर वाला हिस्सा अंदर की तरफ होगा। कब, जब साबुन सांद्रता कम है। अब बात करते हैं कि जब साबुन की सांद्रता बढ़ गई तब क्या होगा। आप देखिएगा उस समय में क्या होना है, जब साबुन की सांद्रता बढ़ जाती है तो उस समय में ये एक गोलाकार संरचना बनाएंगे RCO नेगेटिव आयन, और उस समय इनका पूंछ वाला हिस्सा तो अंदर की तरफ चला जाएगा और सिर वाला हिस्सा बाहर की तरफ। तो देखिएगा मैं इस गोले के ऊपर ये सिर वाला हिस्सा बना रहा हूं और इनकी पूंछ वाला हिस्सा अंदर। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं इसे, मिसेल। ये इस प्रकार की संरचना बनेगी, इस संरचना को हम क्या बोलेंगे, मिसेल। देखिएगा RCO नेगेटिव आयनों का सिर वाला हिस्सा बाहर की ओर। इस मिसेल संरचना में क्या होगा, RCO नेगेटिव आयन का ये जो सिर वाला हिस्सा है, ये क्या है हमारे पास, सिर वाला हिस्सा है,
ये तो बाहर की तरफ और पूंछ वाला हिस्सा अंदर की ओर चला जाता है और इस प्रकार एक संरचना बन जाती है। उस संरचना को हम क्या बोल रहे हैं? मिसेल। अब बात आती है, ये बन गया हमारे पास मिसेल। देख रहे हैं आप मिसेल के बारे में, ये मिसेल जैसी संरचना बन गई है हमारे पास। अब आता है साबुन की सफाई प्रक्रिया। अब साबुन किस प्रकार से सफाई प्रक्रिया में हमारे पास सहायक होंगे, यानी कि साबुन कपड़ों को धोने में कैसे काम आएगा। अब जरा देखिएगा हमारे पास, जब किसी मैले कपड़े या तेल दाग वाले धब्बे वाले कपड़े को साबुन से धोते हैं तो उस समय में क्या होगा? तो साबुन के अणु उस तेल या दाग धब्बे वाले चेहरे के हिस्से के चारों ओर मिसेल बना देते हैं। अब कैसे होगा इसको देखिएगा आप। जब हमने किसी मैले कपड़े या तेल दाग वाले धब्बे वाले कपड़े को साबुन से धोते हैं तो साबुन के अणु उस तेल या दाग वाले धब्बे के चारों ओर मिसेल बना देंगे। और क्या होगा उस समय, डायग्राम से आप देखिएगा। मान लो ये कपड़े का सरफेस है, इस पर तेल या दाग वाला धब्बे वाला हिस्सा है, ये हमारे पास है तेल या दाग का धब्बा। तो उस समय में साबुन के अणु क्या करेंगे? इस तेल या दाग वाले धब्बे के हिस्से के चारों ओर क्या बना देंगे? मिसेल। और अभी आपने पढ़ा मिसेल में क्या है, सिर वाला हिस्सा बाहर की तरफ और पूंछ वाला हिस्सा अंदर की तरफ। सिर वाला हिस्सा कैसा है? जल रागी, और पूंछ वाला हिस्सा क्या है? जल विरागी। यानी कि पूंछ वाला हिस्सा जल से दूर जाएगा और वो तेल की तरफ आकर्षित होगा। तो उस समय में क्या होगा? उस मिसेल संरचना में से पूंछ वाला हिस्सा जो है यह इस तेल या दाग धब्बे के अंदर चला जाता है मिसेल का, और सिर वाला हिस्सा क्या है? बाहर की ओर रहेगा, ये बाहर की ओर है। और जब हम यहां जल डालेंगे तो हम जानते हैं ये जल है, तो उस समय में सिर वाला हिस्सा किसकी तरफ आकर्षित होगा? जल की तरफ। लेकिन सिर वाला हिस्सा किसके साथ जुड़ा हुआ है? पूंछ के साथ। तो जैसे ही सिर वाला हिस्सा जल की ओर आकर्षित होगा तो यह अपने साथ किसको खींचेगा? इस पूंछ वाले हिस्से को। और ये पूंछ कहां फंसी हुई है? तेल या दाग वाले धब्बे के अंदर। तो ये क्या करेगी? इस तेल या दाग वाले धब्बे को कपड़े की सतह से, ये कपड़ा है हमारे पास, कपड़े की सतह से अलग कर देगी और ये तेल या दाग किस में चला जाएगा? जल के अंदर चला जाएगा। और इस प्रकार कपड़े से क्या है? तेल या दाग का धब्बा हट जाएगा। तो देखिएगा, तब इस मिसेल का पूंछ वाला हिस्सा जल विरागी होने के कारण उस दाग या धब्बे के अंदर चला जाता है। आप देख रहे हैं यहां पर ये पूंछ वाला हिस्सा अंदर चला गया है, तथा जल रागी हिस्सा, जो जल रागी हिस्सा है यानी कि सिर वाला हिस्सा, बाहर ही रह जाता है। ये बाहर की तरफ था आपके सामने। जब कपड़े पर जल डाला जाता है तब सिर वाला हिस्सा, जल रागी हिस्सा जो है जल की ओर आकर्षित होता है और यह अपने साथ पूंछ वाले हिस्से को और साथ ही साथ तेल या दाग धब्बे को कपड़े की सतह से बाहर आ जाता है, वो बाहर आ जाएगा हमारे पास। तथा इस प्रकार कपड़ा साफ हो जाता है। अब बात आती है, यह है साबुन की सफाई प्रक्रिया। अब बात आती है अपमार्जक क्या है। क्या होता है अपमार्जक? ध्यान से समझिएगा। ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन क्या है? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटाशियम लवण है। और ये क्या है हमारे पास? ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण होते हैं। यह कठोर व मृदु दोनों प्रकार के जल में सफाई किया करते हैं। मतलब साबुन क्या है? केवल मृदु जल में प्रयोग होते हैं, जबकि अपमार्जक क्या है? कठोर जल और मृदु जल दोनों ही जगह प्रयोग किए जाते हैं। अब बात आती है साबुन में अपमार्जक की कठोर जल के साथ अभिक्रिया। जब साबुन कठोर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो मैंने आपको बताया था कठोर जल क्या है? वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसके अंदर कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाते हैं। तो साबुन के साथ क्यों झाग नहीं देता? अब देखिएगा, जब साबुन कठोर जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वह कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील लवण बना देते हैं और सफाई प्रक्रिया में बाधक पहुंचाते हैं। मतलब साबुन को यदि हमने कठोर जल में प्रयोग किया तो कठोर जल में क्या पाया जा रहा है हमारे पास? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन।
साबुन के अणु क्या है, कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के साथ अभिक्रिया करेंगे और एक अघुलनशील लवण बना देंगे। अघुलनशील लवण जो है कपड़े की सतह पर चिपकना शुरू हो जाएगा, जिससे सफाई प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ अभिक्रिया करके ऐसा कोई भी अघुलनशील लवण नहीं बनाते, इसलिए कठोर जल में अपमार्जक साबुन की अपेक्षा अधिक लाभदायक है। ये था बेटा हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उम्मीद करता हूं आपको ये एथेनॉल, एथेनॉइक अम्ल, उनके भौतिक और रासायनिक गुण, साबुन, मिसेल का निर्माण, साबुन की सफाई प्रक्रिया और अपमार्जक, ये सभी बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए हैं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश कालड़ा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।